प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे टॉपिक्स पसंद आ रहे होंगे। तो आज मैं उपस्थित हूं आपके साथ कक्षा 9वीं के गणित अध्याय 10 वृत्त। इस अध्याय में मैं आपको वृत्त के बारे में बताऊंगा। जो आज का टॉपिक रहेगा, तो हम वृत्त से आज परिचित होंगे। वृत्त क्या है, कैसे बनता है, क्या वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, इन सभी विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक वृत्त, वृत्त का परिचय। तो सबसे पहले इसकी भूमिका देख लेते हैं। इस अध्याय में हम वृत्त, इससे संबंधित अन्य पदों तथा वृत्त के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, वृत्त कैसे बनता है, कौन सा वृत्त का केंद्र होता है, क्या वृत्त की त्रिज्या होती है, क्या वृत्त का व्यास होता है। देखिए, चित्र आप देखते रहिए। पहले केंद्र मैंने से लाया था, फिर उसका त्रिज्या मैंने लाई थी। तो एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर यानी बराबर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। यह है वृत्त की परिभाषा। क्या है? एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर यानी बराबर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। यानी कि जो हमारा केंद्र बिंदु है, उससे जो बराबर, उसके चारों ओर जो बराबर दूरी पर हमारे पास एक तल होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाल डॉट्स को आप ध्यान से देखेंगे। ये मैंने बीच में ब्लैक डॉट्स ले लिया है और कोशिश ये की है कि जो ये काला बिंदु है, ये लाल बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित हो। देखिए, ये नीली, काली और लाल जो रेखाएं हैं, ये दूरियां स्थित बता रही हैं। अगर ये बराबर बिंदुओं पर स्थित होंगे तो हम इसमें इसे वृत्त कहेंगे। अब जब हम इससे इन सभी बिंदुओं को एक गोलाई में जोड़ते हैं तो वृत्त बन जाता है। तो इस केंद्र से वृत्त की परिधि की सारी दूरी बराबर होगी। तो देखिए, केंद्र क्या है? स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु, ये देखिए वृत्त है। वृत्त के केंद्र में जो ये बिंदु है, जिसको नाम मैंने ओ दिया है, इसे हम क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। तो इसी प्रकार ओ यानी कि हम कह सकते हैं ओ वृत्त का केंद्र है। अब बात आई त्रिज्या की। तो अब देखिए, त्रिज्या क्या है? स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी एक फिक्स दूरी होती है, इसको हम अपनी मर्जी से घटा बटा नहीं सकते। एक वृत्त में एक स्थिर दूरी होती है, उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए, ये वृत्त है, ये केंद्र ओ है। अब इस ओ से लेकर जो इसकी परिधि है वृत्त की, यानी ये बाहरी की जो रेखा है, इस तक जो दूरी होगी वो, यानी जो मैंने ओ पी से शो की है, ओ पी वृत्त की त्रिज्या है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड भी वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। अर्थात त्रिज्या को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, रेखाखंड के रूप में तथा इसकी लंबाई के रूप में। इनको दो रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप कहें, सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं आपको, यानी कि जो त्रिज्या है, वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त के परिधि तक की जो दूरी है, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं वृत्त की रचना किस प्रकार होती है। तो वृत्त की रचना, एक प्रकार लीजिए तथा इसमें एक पेंसिल लगाइए। इसका नुकीला सिरा एक कागज के पृष्ठ के बिंदु पर रखिए। ये देखिए, ये प्रकार ली है, इसमें पेंसिल लगा ली है और इस नुकीले सिरे से पेंसिल के बीच की दूरी हमने इसको पैमाने पर इसको लिया है। इसका नुकीला सिरा एक कागज के पृष्ठ के बिंदु पर रखिए। दूसरी भुजा को कुछ दूरी तक खोलिए।
दूसरी भुजा को कुछ दूरी तक खोलिए। नुकीले सिरे को उसी बिंदु पर स्थिर कर दूसरी भुजा को एक चक्कर घुमाइए। पेंसिल से कागज पर बनी आकृति एक वृत्त है। यानी कि अगर हम केंद्र पर प्रकार रखेंगे और ये पेंसिल से इसके चारों ओर घुमा देंगे गोल, तो जो गोल आकृति हमारे कागज पर बनेगी वो क्या होगी? वृत्त होगी। तो इस प्रकार ही हमने वृत्त की रचना की। अब हम आपको बता दें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वृत्त का अंतर्भाग क्या है, वृत्त क्या है और बहिर्भाग क्या है। तो सबसे पहले एक वृत्त उस तल को जिस पर वह स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है। सबसे पहला वृत्त के अंदर का भाग, ये मैंने हरे रंग से आपको बता दिया, जिसे अभ्यंतर भी कहते हैं। दूसरा है वृत्त। वृत्त क्या होगा? जो हमारे पास आकृति बनी है, जो काले रंग से शो की है मैंने, उसे वृत्त कहेंगे। और तीसरा होगा वृत्त के बाहर का भाग, जिसे हम बहिर्भाग भी कहते हैं, यानी एक्सटीरियर भी कहते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको जीवा के बारे में बता दूं। वृत्त की जीवा क्या होती है? यदि एक वृत्त पर 2 बिंदु P तथा Q लें तो रेखाखंड PQ वृत्त की एक जीवा कहलाता है। देखिए PQ रेखाखंड ले लिया है हमने, तो ये वृत्त की जीवा कहलाता है। उस जीवा को, अब व्यास की बात आई, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सीखनी आपके लिए बहुत आवश्यक है। व्यास देखिए, क्या ये भी एक जीवा है, या हम कह सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास होती है। तो दूसरे शब्दों में त्रिज्या के समान शब्द व्यास को भी 2 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात एक रेखाखंड के रूप में तथा इसकी लंबाई के रूप में। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है तथा सभी व्यासों की लंबाई समान होती है, जो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। आकृति में AOB वृत्त का एक व्यास है। AOB ये क्या है? वृत्त का एक व्यास है। तो PQ, इस तरह से और भी कई जीवाएं होंगी, परंतु सबसे बड़ी जीवा होगी व्यास। अब हम चाप के बारे में पढ़ लेते हैं। चाप क्या होती है? ध्यान दीजिए, इंग्लिश में हम चाप को आर्क भी कहते हैं। तो ये आकृति देखिए, 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं, यानी आर्क कहते हैं। देखिए 2 बिंदु कौन कौन से हैं? इस वृत्त में मैंने लाल रंग से दर्शाए हैं P और Q। तो जो ये P और Q, इसमें अब 2 चापें बनी हैं। बोलता है बिंदुओं P तथा Q के बीच के वृत्त के भागों को देखिए, आप पाएं कि दोनों भागों में से एक बड़ा है तथा एक छोटा है। बड़े भाग को हम दीर्घ चाप कहते हैं, यानी मेजर आर्क, तथा छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। बड़े भाग को कहते हैं दीर्घ चाप, देखिए PQ बड़ा भाग, और जो ये छोटा है लाल रंग से लघु चाप, ये भी PQ है PQ के बीच में है। तो ये जो छोटे वाला होगा उसे लघु चाप कहेंगे, जो बड़ा होगा उसे दीर्घ चाप कहते हैं। तो ऐसा चाप के बारे में। अब अर्धवृत्त क्या होता है? कई बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो अर्धवृत्त भी मैं आपको समझा देता हूं। जब P और Q एक व्यास के सिरे हों तो दोनों चाप बराबर हो जाते हैं और प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहते हैं। यानी कि जैसे कि हमने पहले चाप में लघु चाप और दीर्घ चाप देखी थी, परंतु अर्धवृत्त में क्या होगा? दोनों चापें यानी लघु और दीर्घ ये बराबर होंगी।
यानी हम इनको लघु या दीर्घ नहीं कहेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, ये अर्धवृत्त। ठीक है, प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहते हैं। पी और क्यू देखिए मैंने पहले की तरह बना के दिखाया आपको, आधा नीला आधा लाल, तो होगा क्या, ये होगा अर्धवृत्त। अब बात आती है परिधि की, ये बहुत जरूरी है बच्चों। परिधि क्या होती है, ये बोल रहा है संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। देखिए जो वृत्त है इसके चारों ओर जो ये रेखा है, जो मैंने अब लाल रंग की कर दिया, पहले काले रंग की थी, इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं, जो बार बार इसका भाग है इसका। तो अगली है वृत्तखंड। तो जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड या वृत्तखंड कहते हैं। देखिए जो बीच में जो वृत्त के अंदर है उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहते हैं। तो इस प्रकार पी क्यू, इसमें पी क्यू ने जो है वृत्तखंड को दो भागों में बांट दिया है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो हमारे पास छोटा भाग है वो नीचे की तरफ दर्शाया गया है पी क्यू के नीचे, और जो बड़ा भाग है वो पी क्यू के ऊपर दर्शाया गया है। तो ये वृत्तखंड का एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है कि वृत्तखंड कैसे बनता है। ऊपर वाला जो है इसे हम दीर्घखंड कह सकते हैं, नीचे वाला जिसे मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे हम लघुखंड कह सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से देख लीजिए, ऊपर वाला पोर्शन अभी जो शेड हो रहा है ये है दीर्घखंड, ये बड़ा है, दीर्घ का मतलब बड़ा। जो नीचे वाला जो हमने पहले शेड किया ये है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, पहला लघु वृत्तखंड तथा दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। अब मैं लिख के भी बता रहा हूँ, नीचे वाला लघु वृत्तखंड, ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बड़े ही आसान शब्दों में और आकृति के माध्यम से समझाने की एक प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। कृपया अपना लाइक करना ना भूलें इसे। अब बात आती है त्रिज्याखंड की। वृत्तखंड के बाद केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। अभी देखिए जब मैं इसको वृत्त पर बना के दिखाऊंगा उसी तरह से ले लीजिए पी क्यू। तो जब मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगा तब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में क्या अंतर है और त्रिज्याखंड है क्या है। तो हम क्या करेंगे, ओ को पी से जोड़ लीजिए, ओ को क्यू से जोड़ लीजिए। तो जो हमारे पास पी ओ क्यू के बीच का क्षेत्र है, मैं भी आपको शेड करके दिखाऊंगा, इसे हम लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। और जो ऊपर का क्षेत्र है, अभी मैं नीचे के क्षेत्र को शेड कर रहा हूँ, तो जो ये मेरे द्वारा शेड किया गया पोर्शन है पी ओ क्यू, ये है लघु त्रिज्याखंड। और जो ऊपर वाला मैं शेड कर रहा हूँ ये है दीर्घ त्रिज्याखंड। प्यारे बच्चों, ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ढंग से इन छोटी छोटी बातों को मैंने इसलिए स्पेशल जो है ये एक चैप्टर जो है, एक दिन का एक टॉपिक जो है, छोटी छोटी चीज़ों को समझाने के लिए आपके लिए रखा है। तो अब मैंने लिख दिया है लघु त्रिज्याखंड नीचे वाला, दीर्घ त्रिज्याखंड ऊपर वाला। तो अब बात करेंगे हम अर्धवृत्तीय क्षेत्र की, कि अर्धवृत्तीय क्षेत्र क्या होता है, ये भी आपको
समझ आ जाना चाहिए। तो आइए अर्धवृत्तीय क्षेत्रफल को देखते हैं क्या है। जब दोनों चाप बराबर हो जाते हैं अर्थात एक अर्धवृत्त होता है तो दोनों वृत्तखंड तथा दोनों त्रिज्याखंड एक समान हो जाते हैं और प्रत्येक को अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। यानी वृत्तखंड भी दीर्घखंड भी, यानी कि जो हमारे पास त्रिज्याखंड है और वृत्तखंड है, दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो उसे हम अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद ध्यान दें, अर्धवृत्तीय क्षेत्र के बाद हम वृत्तों के बारे में कुछ और भी जानेंगे। सबसे पहले मैं इस अर्धवृत्तीय क्षेत्र को मेंशन कर दूं लिख के, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम लिख लेते हैं इसमें, ये ऊपर वाला भी अर्धवृत्तीय क्षेत्र है, नीचे वाला भी अर्धवृत्तीय क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्र है। तो आपको बड़े आसान तरीके से ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से ये है, अर्धवृत्तीय क्षेत्र है। अब हम अंतरित कोण के बारे में पढ़ेंगे कि एक रेखाखंड पी क्यू तथा एक बिंदु आर जो रेखा पी क्यू पर स्थित न हो लीजिए, पी आर तथा क्यू आर को मिलाइए, तब कोण पी आर ओ रेखाखंड पी क्यू द्वारा बिंदु आर पर अंतरित कोण कहलाता है। देखिए, हमने पी क्यू लिया और आर हमने इसके बाहर ले दिया, फिर पी ने भी आर को जोड़ा और क्यू ने भी आर को जोड़ा। तो जब ये पी आर क्यू के बीच का जो कोण बना है, जब ये बन के तैयार हुआ, इसे हम कहते हैं अंतरित कोण। तो कोण पी आर क्यू क्या होगा? रेखाखंड पी क्यू द्वारा बिंदु आर पर अंतरित कोण। तो ये हमने अंतरित कोण के बारे में कुछ शब्द रखे। तो अंतरित कोण अब बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। देखिए, कोण पी ओ क्यू तथा पी क्यू जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित हैं। तो कोण पी आर क्यू तथा कोण पी एस क्यू क्रमशः पी क्यू द्वारा दीर्घचाप पी क्यू तथा लघुचाप पी क्यू पर स्थित बिंदुओं आर और एस पर अंतरित कोण है। देखिए बच्चों, मैंने बिल्कुल आपको ढंग से जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण के बारे में बता दिया है। तो कोण पी ओ क्यू जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण है। कोण पी ओ क्यू, आकृति देखिए आप लोग सभी, आकृति में बना रहा हूं। ये क्या होगा? जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण। तो कोण पी आर क्यू क्या होगा? ये जीवा पी क्यू द्वारा दीर्घचाप पी क्यू पर बिंदु आर पर अंतरित कोण होगा। अब जो हमारा कोण पी एस क्यू, देखिए कोण पी आर क्यू क्या था? जीवा पी क्यू द्वारा दीर्घचाप पी क्यू पर बिंदु आर पर अंतरित कोण। और कोण पी एस क्यू जीवा पी क्यू द्वारा लघुचाप पी क्यू पर बिंदु एस पर अंतरित कोण। तो इसके अलावा कुछ एक प्रमेय हैं इस अध्याय में, तो मैं आपके शॉर्टकट में कुछ प्रमेय, सभी प्रमेयों को करवा लेता हूँ। तो प्रमेय 10.1 से देखिए क्या बोलती है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखिए क्या है, वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं अगर केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो ये हमारे पास प्रमेय 10.1 थी। इसी प्रकार आप थोड़ा सा अरे परे भी करके देख सकते हैं।
ए बी सी डी के बराबर है, ए बी बराबर है सी डी, और कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी। तो ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी। अब प्रमेय 10.2 देखिए, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। कैसे? यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी केंद्र पर रख के अगर आप कोण देखेंगे, ऊपर देखिए चाहे नीचे देखिए, तो ये सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी। इसमें ए बी जो है सी डी के बराबर है, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि केंद्र से जीवा पर लंब, जीवा ए बी पर केंद्र ओ से लंब ओ एम खींचा। देखिए कैसे खींचा है, देखते रहिए। ये देखिए ओ एम, तो ओ एम लंब है ए बी पर। तो अब प्रमेय 10.3 क्या कहती है? एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ओ एम समलंब है ए बी, और एम ए बराबर है एम बी के दोनों तरफ के बराबर है। तो ये प्रमेय यही कहती है कि वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर डाला गया लंब है तो जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, यानी बराबर भागों में भाग करेगा। तो ये हमारी प्रमेय 10.4। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ध्यान से समझिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित, यानी 10.3 का उल्टा बोल रही है, करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी हमारे पास ओ एम समलंब दिया है ए बी के, तो ओ एम और ओ ए, देखिए एम बी और एम ए बराबर है, और ओ एम समलंब ए बी है। एम ए एम बी के बराबर है, और ओ एम समलंब ए बी है। ये हमने प्रूफ करना था। अब प्रमेय 10.5 देखिए, तीन दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। अगर आप उनको अलग लगा लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीच से चले जाएं। तो मैंने आपको बताया ये तीन बिंदु ए बी सी अलग अलग रखे हैं। अब देखिए इन बिंदुओं को हम जोड़ लेते हैं वृत्ताकार शेप में। तो एक बिंदु से एक रेखा पर लंब की लंबाई रेखा की बिंदु से दूरी होती है। ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर एक बिंदु से एक रेखा पर लंब की लंबाई रेखा की बिंदु से दूरी होती है। ये देखिए ए बी पर ओ एम लंब है, ओ एम ये जो है बिंदु ओ से रेखा ए बी पर लंब की लंबाई है, और ओ एम रेखा ए बी की बिंदु
ओ से दूरी है। तो ओ एम बराबर हो जाएगा रेखा ए बी की बिंदु ओ से दूरी। तो ये हमारी प्रमेय 10.5 थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। प्रमेय 10.6 देखिए, ये बोलता है एक वृत्त की या सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। तो अगर हमने एक वृत्त बनाया, इसकी दो जीवाएं हैं पी क्यू और आर एस। पी क्यू पर हमने ओ एल लंब गिरा दिया और आर एस पर हमने ओ एम लंब गिरा दिया। तो ओ एल क्या होगा, पी क्यू बराबर दिया है आर एस के, तो ओ एल क्या होगा, ओ एम के बराबर हो जाएगा। ओ एल बराबर है ओ एम हो जाएगा। तो प्रमेय 10.7 देखिए, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। अगर वृत्त के केंद्र से कोई जीवाएं समान दूरी पर स्थित हो तो उनकी लंबाई भी बराबर होगी। ये आपके लिए क्लू दे दिया है मैंने, आप करके देख सकते हैं। ये पी क्यू और आर एस दो हमारे पास भुजाएं हैं। हम ओ से पी क्यू पर ओ एल लंब खींचेंगे और आर एस पर ओ एम लंब खींचेंगे। ओ एल हमारे पास ओ एम के बराबर है। तो ओ एल बराबर आ गया ओ एम के, क्योंकि इसके लिए हमने प्रमेय पढ़ी थी। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो उनके असंगत चाप सर्वांगसम होते हैं, तथा विलोमतः यदि दो चाप सर्वांगसम हो तो एक उनके संगत जीवाएं बराबर होती हैं। तो ढंग से देखेंगे, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो उसके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं, तथा विलोमतः यदि दो चाप सर्वांगसम हो तो उनके संगत जीवाएं बराबर होती है। तो ए बी सी डी के बराबर है और ए बी सर्वांगसम सी डी है। ये हमने प्रूफ कर दिया है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, किसी वृत्त के सर्वांगसम चाप या बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। किस तरह से, देखिए, ये हमारे पास ए बी और सी डी सर्वांगसम चापे हैं, यानी ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। प्रमेय 10.8, एक चाप केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। देखिए, एक चाप है, इसमें अंतरित कोण जो होगा, वृत्त के अंदर जो कोण बनेगा, कोण पी ओ क्यू, ये जो है, जो हमारे वृत्त के ऊपर कोण बनेगा पी ए क्यू का दोगुना होगा। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। यानी कहने का मतलब है पी ओ क्यू बराबर है कोण पी ए क्यू।
तो अब हम प्रमेय 10.9 देखेंगे। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यानी अगर आप एक ही वृत्तखंड में कोई कोण बनाएंगे तो वो हमेशा बराबर होते हैं। देखिए, हमने ए पी क्यू और सी पी क्यू दो त्रिभुज ले ली हैं। इसमें कोण पी ए क्यू बराबर है कोण पी सी क्यू के, इसके बराबर है। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये हमने हमेशा पढ़ा है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये हमारे इसके साथ जो प्रमेय के साथ गुण हैं। देखिए, अब हम कोई बिंदु ले लेते हैं ए, इसको मान लेंगे। तो कोण पी ए क्यू ये बराबर होगा 90 डिग्री। तो बच्चों, अब प्रमेय 10.10 भी देख लीजिए। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्वृत्त करने की वाली रेखा के एक ही ओर स्थित हो तो दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। ये देखिए, त्रिभुज सी ए बी और त्रिभुज डी ए बी, इसमें कोण ए सी बी बराबर होगा कोण डी ए बी के। तो चारों बिंदु ए बी सी और डी एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। देखिए, अब बना के बताया है। तो इनको हम चक्रीय कहेंगे। जो बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे तो उन्हें चक्रीय बिंदु कहते हैं। तो अब देखिए, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। थोड़ा सा प्रमेय से हटके जा रहा हूँ। एक चतुर्भुज ए बी सी डी चक्रीय कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि एक वृत्त पर स्थित होते हैं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसके चारों शीर्ष ए बी सी डी वृत्त पर स्थित हैं। तो प्रमेय 10.11 ये कहती है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। देखिए, चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसमें सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? ए का सम्मुख कोण डी है और बी का सम्मुख कोण सी है। तो हम कह सकेंगे कि कोण ए जमा कोण डी ये बराबर होगा 180 डिग्री और कोण बी जमा कोण सी ये बराबर होगा 180 डिग्री। तो अब प्रमेय, अंतिम प्रमेय 10.12 कहती है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। ध्यान रहे, यदि इनके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो देखिए, कोण ए जमा कोण डी अगर 180 डिग्री है और कोण बी जमा कोण सी ये भी अगर 180 डिग्री होगा तो हमारे पास बनने वाला जो ये चतुर्भुज है ये चक्रीय चतुर्भुज होगा, अर्थात इसके चारों शीर्ष जो है वृत्त पर स्थित होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको प्रमेय भी थोड़ी थोड़ी करवा दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो इसलिए आप मेरा YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो YouTube पर अपलोड करूं
तो आपको इसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में प्यारे बच्चों, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारी मेहनत को बेकार ना जाने दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखिए। हमने वर्कशीट्स भी अपलोड की होती हैं, उनको भी देखिए और उन वर्कशीट्स को कंप्लीट करें, अपने टीचरों को दिखाएं। धन्यवाद।